जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक साइंस एंड टेक से संबंधित है। चलते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खगोलीय साइट क्या नाम है? हनले। कहाँ पड़ती है ये? लद्दाख के लेह जिले में पड़ती है। लद्दाख क्या अब लद्दाख यूटी हो गया है, यूनियन टेरिटोरी हो गया है। तो क्यों चर्चा में रहा? अभी एक हालिया अध्ययन के मुताबिक लद्दाख के लेह के पास कहाँ पर पता? लद्दाख के लेह के पास हनले में स्थित भारतीय खगोल वेधशाला विश्व स्तर का सबसे महत्वपूर्ण खगोलशाला में से एक है। यानी ये भारतीय खगोल वेधशाला है वह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण वेधशालाओं में से एक है। भारतीय खगोल वेधशाला ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रेड टेलीस्कोप से युक्त है। तो यह नोट कीजिएगा, यूपीएससी खाली एक रख देगा, यह ऑप्टिकल से युक्त है या फिर एक रख देगा इंफ्रारेड से या गामा रे से। लेकिन आपको याद होना चाहिए ये तीनों ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, गामा तीनों रे टेलीस्कोप से युक्त है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे स्थल में से एक है। बहुत से ऊंचे स्थलों में दुनिया में चिली में भी है। आई देखो आप देखेंगे आगे। तो इन सभी जो ऊंचे ऊंचे टेलीस्कोप हैं उसमें से ये एक है, ये भी ऊंचाई पर स्थित है। लेह में स्थित हनले टेलीस्कोप चिली में अटकामा रेगिस्तान की तरह है। तो अटकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? चिली में है। ये भी नोट कर लेना आप, शायद जियोग्राफी में ऐसा क्वेश्चन मिलान के लिए बन जाए। तो अटकामा रेगिस्तान की तरह शुष्क है। एक वर्ष में 270 रातें, 270 रातें लगभग में 9 महीने ऐसी होती हैं जहाँ आसमान काफ़ी साफ रहता है। जब आसमान साफ रहेगा तो अंतरिक्ष से जो भी कुछ देखना होगा तो एकदम साफ दिखेगा। जो कुछ किरणें आएंगी तो जलवाष्प के कारण टकराएंगे तो व्यवधान नहीं होगा। व्यवधान नहीं होगा तो रिसर्च में अध्ययन में बेनिफिट मिलेगा। इसलिए यह इंफ्रारेड, सब इंफ्रारेड ऑप्टिकल खगोल विज्ञान हेतु महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आसमान साफ होगा तो जलवाष्प नहीं होगा, जलवाष्प नहीं, बादल नहीं होंगे, तो जो गामा किरणें आती हैं या गुरुत्वीय तरंगे आती हैं इन सभी के बारे में अध्ययन करने में आसानी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जलवाष्प विद्युत चुंबकीय संकेतों को अवशोषित करता है। ये नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख देगा यूपीएससी, एक फैक्ट डाल देगा, 2-3 कथनों में एक कथन ये भी डाल देगा कि जलवाष्प विद्युत चुंबकीय संकेतकों को अवशोषित करता है। तो आपके मन में उठेगा कि जलवाष्प कैसे अवशोषित करेगा, वो तो पारदर्शी होता है। नहीं, जलवाष्प विद्युत चुंबकीय संकेतकों को अवशोषित करता है, उनकी क्षमता को कमजोर करता है, क्षीण करता है। इस कारण से मैंने कहा था कि जब आसमान साफ होगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगें सीधे टेलीस्कोप पर टकराएंगी तो अध्ययन करने में भी बेनिफिट मिलेगा। इस स्थान पर स्पष्ट रातें, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण क्या होता है? जब प्रकाश रात्रि में भी दिखने लगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैदानी क्षेत्रों में रात में शादी विवाह होते रहते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइटें जलती हैं। इससे क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसे क्या है? प्रकाश प्रदूषण कहते हैं। प्रकाश प्रदूषण। बैकग्राउंड एरोसोल कहते हैं पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे महीन जो वातावरण में घूमते रहते हैं, सूक्ष्म, जिसे PM2.5 PM10 के रूप में जानते हैं। तो ये एरोसोल कंट्रैक्शन जो नहीं महीन कण होते हैं वे नहीं होते, इतनी ऊंचाई पर होंगे तो वे नहीं होंगे, तो इनसे क्या होगा? व्यवधान नहीं होगा। अत्यंत शुष्क वायुमंडलीय परिस्थितियों में निर्बाध मानसून जैसे कई फायदे मौजूद हैं। इस कारण से इस क्षेत्र में कोई भी टेलीस्कोप ऊंचाई पर लगाया जाता है ताकि कोई भी धूलकण व्यवधान ना हो, जलवाष्प इत्यादि जैसे कोई व्यवधान ना हो। अब आइए अन्य वेधशालाएँ देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। तो लद्दाख में ये हनले कहाँ पर है? हनले में एक वेधशाला है। फिर एक मराक वेधशाला भी, वो भी लद्दाख में है। लद्दाख में 2 वेधशाला हैं, एक हनले एक मराक हनले, दोनों क्या लद्दाख में हैं। एक है देवस्थली, क्या ये उत्तराखंड पड़ता है। देवस्थल नैनीताल के उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल में देवस्थल वेधशाला। और एक क्या? चीन अली वेधशाला क्या है? तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पड़ता है। तो तिब्बत में पड़ता है अली वेधशाला, देवस्थल उत्तराखंड के नैनीताल में, और मराक वेधशाला लद्दाख में 2 हैं, एक हनले और मराक, और उत्तराखंड में एक है देवस्थल। और अली वेधशाला किस देश की है? तो तिब्बत की है। तो चीन अगर ऑप्शन आ जाए तो चीन को भी टिक कर देना, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में। एक याद करने की अच्छी ट्रिक बताएं, आपने सुना होगा या आप जानते होंगे अली बाबा कंपनी, ये चीन की कंपनी है, तो वहाँ से अली याद कर सकते हैं, चीन से संबंधित होगा। अगला दक्षिण अफ्रीका में है साउथ अफ्रीकन लार्ज टेलीस्कोप। इसे भी नाम से मालूम पड़ा तो यूपी से नहीं पूछेगी क्योंकि नाम से मालूम पड़ा दक्षिण अफ्रीका में है। अगला
टोक्यो विश्वविद्यालय की अटकामा कहाँ पड़ता है? चिली में अटकामा बेसाला, और चिली में पर्नल बेसाला। तो पर्नल बेसाला कहाँ पर है? चिली में। पर्नल बेसाला कहाँ पर है? चिली में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर्नल बेसाला चिली में है, जो टोक्यो जापान की है। और अगली राष्ट्रीय खगोलीय बेसाला मैक्सिको, राष्ट्रीय खगोलीय बेसाला मैक्सिको। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक जय श्री श्याम, धन्यवाद।